Question number 33. Following are the particulars of the income of a woman for the previous year ended 31st March 2024. ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है. A point, salary 15,000 per month, fully taxable 15,000 into 12. अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप ये वाली लाइन पढ़ो. Compute her taxable salary for the assessment year 2024-25 if the provident fund is recognized. Second, it is unrecognized. अब देखो, इसमें कोई टेंशन मत लेने लगना इतना कि क्या है, ये टैक्सेबल सैलरी ही कैलकुलेट करनी है इसमें, ठीक. दूसरी चीज, ये जो प्रोविडेंट फंड वाले से रिलेटेड बताया गया है, ये मैंने अलग से एक वीडियो में प्रोविडेंट फंड को डिस्कस किया है कि उसका क्या ट्रीटमेंट होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में. आप वो वाली वीडियो जाके देख लो, वो आप समझ जाओगे, ठीक. अब मेन चीज ये जान लो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम तरीके से होगा फर्स्ट में भी सेकंड में भी. बस चेंजेस कहाँ पे आएंगे, ये जो फंड वाला है, बाकी जो सैलरी या फिर कोई भी अलग चीज, रेंट फ्री हाउस या और भी चीज जो जिसका जैसे ट्रीटमेंट होता था वैसे ही होगा. बस जो प्रोविडेंट फंड होगा उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट में अलग, सेकेंड में अलग होगा, ठीक है. तो अब बी पॉइंट पढ़ते हैं हम. हर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. अच्छा, बी सी छोड़ दो क्योंकि ये जो बी और सी पॉइंट है ये प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, तो इसका दोनों का मैं अलग अलग बता दूंगा. पहले डी पॉइंट पढ़ लो आप. शी इज प्रोवाइडेड बाय हर एम्प्लॉयर विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस इन अ सिटी, पॉपुलेशन 30 लाख ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ ₹25,000. जो जिनका भी हम ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं उनको एक रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस मिला है. कहने का मतलब कि उनको फर्नीचर नहीं मिला है, ठीक है, सिर्फ घर मिला है. और यहाँ पे जो पॉपुलेशन बोल दिया, तो मैंने आपको बता रखा था रेंट फ्री हाउस वाले वीडियो में कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि हाउस कौन ओन कर रहा है या वो प्राइवेट एम्प्लॉय का है कि नहीं है, और अगर वहाँ रेंट फ्री हाउस के साथ लिख दिया है कि पॉपुलेशन इतना लाख, तो समझ जाना कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय वाला केस है. और प्राइवेट एम्प्लॉय में भी दो केस होते हैं, लेकिन ये क्योंकि पॉपुलेशन की बात है तो इस वजह से हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन होगी, ठीक है. ये सब हम रेंट फ्री हाउस की वीडियो में पढ़ चुके हैं. सबसे पहले आप सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकालना इस फॉर्मूले से. उसके बाद हमारा असेसमेंट ईयर है यहाँ पे 24-25, तो जो प्रीवियस ईयर है 23-24 उसमें इस साल कुछ चेंजेस आए. कहने का मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने रेंट फ्री हाउस में जो चेंजेस किए हैं वो किए हैं 1 सितंबर 2023 से. तो 31 अगस्त तक पुराने रेट से कैलकुलेशन होगा और 1 सितंबर से नए रेट से कैलकुलेशन होगा, ठीक. तो पॉपुलेशन 30 लाख देखो किस में आएगा, इस वाले में आएगा. तो सैलरी का 15% लोगे, लेकिन सिर्फ कब तक निकालोगे, 31 अगस्त तक. मैं निकालना सिखाऊंगा सॉल्यूशन में. उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे 1 सितंबर से इस वाले रेट से. तो देखो 30 लाख से ज़्यादा वाला, 30 लाख पॉपुलेशन है अगर, तो वो किस में आएगा, इस वाले में आएगा. तो सैलरी का 7.5%, ठीक है. दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है. उसके बाद फर्नीचर है नहीं तो ये वाली लाइन को स्किप कर देना. उसके बाद कोई भी अमाउंट क्या एम्प्लॉय ने पे किया है रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड, नहीं, तो इसको छोड़ दो. यही वाला वैल्यू हो जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस. मैं करके आप लोग को दिखाऊंगा सॉल्यूशन में, ठीक है. और फिर से बता दे रहा हूं, ये डी पॉइंट का ट्रीटमेंट कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों में ही सेम होगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड्स ऑफ एन इंडोमेंट पॉलिसी. ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों में ही नहीं आएगा. आगे बोला है शी पेड ₹600 एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये पूरा का पूरा लेस हो जाएगा. कहाँ पे, जो हम डिडक्शन अंडर 16 देते हैं ग्रॉस सैलरी में से, ये मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट में बताया था, ठीक है. तो वहां पे आप लेस करोगे 600 रुपए को, ठीक है. अब देखो, हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है. एक बार कैलकुलेट करना है जब प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज और एक बार अनरिकॉग्नाइज. दोनों ही कंडीशन में सारी चीजें सेम रहेगी, वैसे ही एड लेस होगा, बस ये बी और सी का ट्रीटमेंट अलग होगा. तो बी पॉइंट पढ़ते हैं. पहला हम पढ़ रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है. हर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाज एट 14% ऑफ सैलरी, द एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ सिमिलर अमाउंट. एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो खुद का होता है आरपीएफ में, वो हम नहीं लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी बेसिक सैलरी में जुड़ा हुआ है, ठीक. अब आते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में. तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब भी होता है हम लेते हैं, लेकिन कितना,
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। एक सैलरी का फॉर्मूला होगा, उससे आप सैलरी निकालोगे, उसका 12% निकालोगे। 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे जितना ज्यादा है केवल वही टैक्सेबल। यहाँ पे 14% कंट्रीब्यूट किया गया है तो केवल 2% टैक्सेबल होगा। मैं निकाल के आप लोग को दिखाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। अभी हम आरपीएफ वाले ये फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट एट 9.5% पर एनम ₹19,000। ये सब मैंने प्रोविडेंट फंड की अलग वीडियो में और जो फॉर्मेट वाली वीडियो है उसमें भी बताया था। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% लेते हैं। कहने का मतलब 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना परसेंट है? 9.5%। तो फर्स्ट कंडीशन में ये सी वाला पॉइंट एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक, और बी वाला मैंने बता दिया है 14% है, 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, 2% टैक्सेबल होगा। ठीक, अब आते हैं सेकंड कंडीशन में, इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड वाला। ये भी मैंने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में बता दिया था कि एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या फिर इंटरेस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में हम नहीं लेते हैं। फिर से सुन लो, एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या फिर इंटरेस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का नहीं लेते हैं। केवल जब रिटायरमेंट के समय पे लमसम अमाउंट जो मिलता है उसमें से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट केवल लेते हैं। तो यहाँ पे रिटायरमेंट की बात है नहीं या फिर कोई फंड ऐसा मिला है नहीं, तो अनरिकॉग्नाइज्ड वाले में बी और सी पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। रिकॉग्नाइज्ड वाले में बी और सी का कैसे हो गया मैंने बता दिया है। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं 33 का। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला कंडीशन कर रहा हूं जहां पे प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, तो फिर से बता दे रहा हूं, सारी पीछे आप जाके देख लो, मैंने एक एक पॉइंट समझाया है और सारी ही चीजें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में सेम रहेगी, बस जो प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इफ प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज, तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सैलरी। 15,000 पर मंथ है तो 15,000 रुपए इंटू 12 कर दो, 1,80,000 फुल्ली टैक्सेबल होता है ये। उसके बाद दिया हुआ है हर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अभी हम मान रहे हैं कि वो फर्स्ट कंडीशन था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो उसका मैंने पीछे भी बताया कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, क्योंकि हम मानते हैं वो बेसिक सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, बट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेट करना होगा। ये सब मैंने प्रोविडेंट फंड की अलग से वीडियो में बताया भी था, वहां इस पेज छोड़ दो आप और कैलकुलेशन करने के लिए और हेडिंग डालो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नोट्स में। सबसे पहला काम हम इसमें करते हैं सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए लेते हैं मगर रिटायरमेंट पे होना चाहिए, प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी हमने कैलकुलेट की 1,80,000 रुपए है, डीए रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, यानी कि सैलरी फॉर आरपीएफ हो गई 1,80,000। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है कि कितना कंट्रीब्यूशन है कितना नहीं, बस इतना बोल दिया गया है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 14%। और हमने अपने फॉर्मेट में और प्रोविडेंट फंड की वीडियो में पढ़ा है कि रूल कहता है कि एग्जेम्प्ट कितना रहता है 12% तक का, यानी कि इस क्वेश्चन में टैक्सेबल कितना परसेंट हो गया, माइनस कर दो। एम्प्लॉयर ने 14% कंट्रीब्यूट किया, एग्जेम्प्ट रहता है 12%, यानी कि 2% इस वाले सैलरी का, बेसिक सैलरी का नहीं, ये जो यहाँ से आया है सैलरी, इसका 2% केवल टैक्सेबल होगा। या तो ऐसे कर दो, सीधे सीधे इसका 2% निकाल दो, या फिर अगर आपको एकदम रूल से करना है तो वो मैंने फॉर्मेट में बताया था प्रोविडेंट फंड वाले में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी आरपीएफ में वो यहाँ लिख दो। तो देखो 1,80,000 का 14% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो 25,200 समझ में आया। और इसमें से ये सब मैंने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हो। तो लेस
12% ऑफ सैलरी हम कर देंगे, बेसिक नहीं ये वाली सैलरी। एम्प्लॉयर ने इसी सैलरी का 14% कंट्रीब्यूट किया है, रूल कहता है 12% तक लेस कर दो। तो 1,80,000 रुपीज का 12% 21,600, इसको आप लेस कर लो। 25,200 माइनस 21,600, ये हो गया 3,600। ये टैक्सेबल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आ गया। ठीक, ये जेन्युइन तरीका है। आप ऐसे निकाल लो पूरा दिखा के, ताकि एग्जामिनर और खुश हो जाए। अगर आप चाहो तो सीधे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं गया था कितना कंट्रीब्यूट है, इसका 2% निकाल के देख लो, यही आएगा। 1,80,000 का एम्प्लॉयर ने 14% कंट्रीब्यूट किया है, तो कितना परसेंट एक्सेस कंट्रीब्यूट कर दिया एम्प्लॉयर ने? 2%। और एक्सेस ही हम टैक्सेबल करते हैं, तो 2% कितना आ गया? 3,600। देखो ऐसे भी उतना ही आया था, समझ में आया? तो 3,600 को यहाँ पे पुट कर दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, लेकिन हमने फॉर्मेट में ही पढ़ लिया था कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, उससे जितना ज़्यादा रहता है, जितना एक्सेस रहता है, केवल वो लेते हैं यहाँ पे। तो नहीं है तो नील कर दो इसको, ठीक है? क्योंकि ये 9.5% था, 9.5% तक ही कंट्रीब्यूट हुआ था इंटरेस्ट, तो इसी वजह से वो एग्जेम्प्ट रहेगा, नील रहेगा, ठीक है? डी पॉइंट में है रेंट फ्री हाउस। ये फर्स्ट कंडीशन में भी, सेकंड कंडीशन में भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। तो ये मत करना कि इसमें अलग से रेंट फ्री हाउस निकाला फिर दोबारा से रेंट फ्री हाउस निकाले, नहीं। जो यहाँ पे अभी रेंट फ्री हाउस का वैल्यू आएगा वही सेकंड वाले कंडीशन में भी आएगा, ठीक है? तो यहाँ इस पेज छोड़ दो आप। पीछे मैंने फॉर्मूला दिखाया था, आप जाके देख भी सकते हो वीडियो को बैक करके। और बाकी रेंट फ्री हाउस की अलग से वीडियो बन रखी है, आप देख जरूर लो, क्योंकि इस साल रेंट फ्री हाउस में और स्पेशली प्राइवेट एम्प्लॉय के रेंट फ्री हाउस में चेंज जरूर आया और बहुत मेजर चेंज आया। देख लेना, बेसिक सैलरी प्लस सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस सबसे पहले हम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीयर रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। बेसिक सैलरी कितना है? 1,80,000। डीए रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है, और टैक्सेबल अलावेंस के नाम पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यही हो गया सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। अब क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय वाली कंडीशन है, तो हम देखते हैं कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो उससे हमने पहचान लिया कि ये हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, और ये मैंने रेंट फ्री हाउस के वीडियो में बता भी रखा था आपको, ठीक? अब इस साल असेसमेंट ईयर है 2024-25, यानी कि प्रीवियस ईयर है आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, ठीक? इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल चेंज किया है वो किया है 1 सितंबर 2023 से रेंट फ्री हाउस का, ठीक है? तो 31 अगस्त 2023 तक पुराने रेट से कैलकुलेशन, 1 सितंबर से नए रेट से कैलकुलेशन। तो देखो कैसे होगा। पॉपुलेशन यहाँ कितना है? 30 लाख रुपीस। तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो एक जगह और उसको रट लो, तभी एग्जाम में कर पाओगे। तो 30 लाख वाला पॉपुलेशन, आप देखो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? यहाँ पे आएगा। 25 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन तो टॉप वाली कंडीशन में, ठीक है? तो यहाँ 30 लाख पॉपुलेशन है, तो इसमें आएगा सैलरी का 15%। तो यहाँ आप ऐसे लिखो, बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, उसमें लिखो 15% ऑफ सैलरी। अब प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से हुआ है? अप्रैल से। इंडियन गवर्नमेंट ने रूल कब से चेंज किया है? 1 सितंबर से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पहले के 5 महीने जो होगा वो आप पुराने रेट से कैलकुलेशन, तो मल्टीप्लाई करो 5 से, टोटल महीने होते हैं 12, तो इंटू 5/12 कर दो। समझ में आ गया? प्लस अब नए रेट पे आ जाओ। देखो नए रेट में 30 लाख वाला पॉपुलेशन किस में आएगा? 15 लाख से 40 लाख तक का पॉपुलेशन इस वाले कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में। तो सैलरी का 7.5%, 7.5% ऑफ सैलरी, बेसिक नहीं ये वाली,
मल्टीप्लाइड बाय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो बस इसमें। 15% ऑफ ये वाली सैलरी 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 7.5% ऑफ 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। देखो 1,80,000 का 15% निकाल दिए, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 11,250। ठीक है, ऐड करो अब ये वाला 1,80,000 का 7.5% निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 7,875। इसको और इसको ऐड कर दो प्लस 11,250, तो ये हो गया 19,125। ठीक है, उसके बाद यहां बोल दिया है अनफर्निश्ड। अगर फर्नीचर दिया होता तो कुछ ऐड करते, अनफर्निश्ड बोला है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम लेस करते हैं अगर एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड कोई भी अमाउंट पे किया है तो। यहां नहीं पे किया है मत लेस करो। बाकी जो क्वेश्चन में बोला गया है एनुअल वैल्यू इतना, ध्यान रखना रेंट फ्री हाउस निकालते समय एनुअल वैल्यू का कोई भी काम नहीं है। ठीक, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, इसको फॉर्मेट में पुट कर दो। जब दूसरा वाला हम कंडीशन करेंगे अनरिकॉग्नाइज वाला, दोबारा से मत निकालने लगना। रेंट फ्री हाउस दोनों में ही सेम तरीके से निकलेगा, तो यही वैल्यू पुट कर देना जब दूसरा वाला कंडीशन सॉल्व करेंगे। कितना था, 19,125। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला गया है प्रोसीड्स ऑफ एन इंडोमेंट पॉलिसी, ये यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, ऐड कर लो इन सबको, 1,80,000 प्लस 3,600 प्लस 19,125, ये हो गया 2,02,725। ये भी आया है ग्रॉस सैलरी। और जो इसमें बोला है ना 600 रुपये एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वो लेस होता है। सब मैंने फॉर्मेट में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक, यहां लेस करोगे आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी फिलहाल इस ईयर तक तो 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया है, 600 रुपए, यहां पे ले लो। ठीक है, इंटरटेनमेंट अलावेंस अगर यहां पे होता तो भी नया लेस नहीं करते। इंटरटेनमेंट अलावेंस केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लेस होता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय, वैसे भी यहाँ इंटरटेनमेंट अलावेंस है नहीं। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो 50,600, इसको लेस करो ग्रॉस सैलरी में से। तो ये आ गया 152,125, 1,52,125 टैक्सेबल सैलरी। अब दूसरे कंडीशन का देखते हैं। सेकंड कंडीशन में है कि इफ इट इज अनरिकॉग्नाइज, यानी कि अगर प्रोविडेंट फंड जो है वो अनरिकॉग्नाइज है तब क्या होगा। तो वही सेम, सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर उसके बाद जो भी असेसमेंट ईयर हो वो यहाँ पे लिख लो आप। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 अभी चल रहा है। बेसिक सैलरी बिल्कुल सेम रहेगा जैसे ऊपर लिखे थे, 1,80,000।
और बाकी अब क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों ही नहीं लेते हैं, जो इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट होता है वो भी नहीं लेते हैं। बस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में रिटायरमेंट के समय जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिलता है तो उसमें का कुछ अमाउंट टैक्सेबल होता है, वो सब मैंने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये दोनों स्किप कर दो। रेंट फ्री हाउस जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था वही है, तो ऊपर क्या वैल्यू आई थी रेंट फ्री हाउस की 19,125, वही रहेगा। ठीक है, और कुछ है नहीं यहाँ पे। वो जो प्रोसीड्स ऑफ इंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं वो तो इसमें आता ही नहीं है, तो बस 1,80,000 प्लस 19,125 कर दो, ये हो गया 1,99,125। ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। उसके बाद जैसे ऊपर लेस किए थे वैसे इसमें भी लेस कर देना। लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स्ड है अभी फिलहाल 50,000 रुपये। फिर यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस है नहीं, वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होता है। बाकी एम्प्लॉयमेंट टैक्स लेस करते हैं, 600 रुपये है, लेस कर दो। दोनों को ऐड करो, आउटर कॉलम में लिखो 50,600, इसको लेस कर लो आप ग्रॉस सैलरी में से 148,525। ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।